टीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने थर्ड लेक्चर करना था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ये आपका तीसरा टॉपिक है आपके एफपीएससी एसएसटी की जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको तीसरा लेक्चर जो इंग्लिश का है उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आपने इंग्लिश का भी तीसरा लेक्चर साथ इसके ऐड कर लेना है। आपको पता है डेली बेस पे हम एक पैडागोजी और साथ उसके इंग्लिश का लेक्चर भी कर रहे हैं। इसी पैडागोजी के लेक्चर में आपको पिछले दोनों लेक्चर्स का भी मैं लिंक दे दूंगा। आपको इंग्लिश के तीनों लेक्चर इकट्ठे जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आपने इंग्लिश के भी साथ साथ लेक्चर सारे अपने तैयार कर लेने हैं। तो आज का जो टॉपिक आपके पास है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, इसकी थ्योरी के हवाले से काफ़ी लंबे जोड़े नोट्स मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए थे। और ये नोट्स बेसिकली हमारे जो इंटरव्यू के हवाले से होते हैं या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से होते हैं, जो आपका एमसीक्यूज पेपर होना है एफपीएससी में, उसके लिए आपने जो चीज़ें तैयार करनी है वो आपका इसके जो नीचे वन लाइनर डाटा है और साथ जो एमसीक्यू डेटा है ना, ये आपके पास वन लाइनर डेटा है, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे इसका जो आपके पास एमसीक्यू डेटा है ना, एमसीक्यू डेटा ये मैंने आपका सॉल्व कर दिया, इसके मैंने आंसर भी बोल्ड कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने इसका वन लाइनर डेटा और आपने इसका एमसीक्यूज ही याद करना होता है। लेकिन जो ऊपर आपकी इसकी थ्योरी है ना जी, इसके ऊपर थ्योरी सिर्फ आपने, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि आपको जो आपके एमसीक्यूज है उनको रट्टा ना लगाना पड़े। अदरवाइज ये इतना लंबा चौड़ा आपने ये याद नहीं करना। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने इन चीज़ों सारी को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ इनका सिर्फ कंसेप्ट देखना है, एक दफ़ा इसको रीड आउट करना है ताकि जो हमारे एमसीक्यूज जो हमारा वन लाइनर डेटा है ना जी, वहाँ पे आपको जो है ना रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ठीक है जी। तो प्लानिंग और मैनेजमेंट के वाले सबसे पहले यहाँ पे मैं की पॉइंट्स लिखे हुए हैं 27 तकरीबन ये की पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह सारे के सारे आपके पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे नीचे सारे जो हैं। सबसे पहले देखें जी, प्लानिंग यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव विद अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि आप बताएं जी, प्लानिंग पहले होती है कि पहले ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपने सेट करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो आपने ऑलरेडी सेट किए होते हैं ना जी, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप रास्ता चूज करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इनकी तरतीब के वाले से कि पहले प्लानिंग होती है कि पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो आपने रास्ता चूज करना आता है उसको हम प्लानिंग कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द एक्शन लाइक हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिसोर्सेज। तो आपने जो प्लान किया है उस प्लान के ऊपर आपने जो अमल दरामद करना है उनको हम कहते हैं जी मैनेजमेंट। उनको हम क्या कहते हैं जी, मैनेजमेंट कहते हैं। जो आपका अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आपने यूज करते हुए आपने क्या करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, उनको आपने उस प्लान के ऊपर आपने इंप्लीमेंटेशन करवानी है, उसके ऊपर आपने अमल करवाना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है जी एजुकेशनल मैनेजमेंट एनकरेज सिलेक्टिव बिहेवियर टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। स्पेसिफिक जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को ही आपने फुलफिल करने के लिए, उनको आपने टारगेट्स आपने मीट करने के लिए हमारा जो है ना वो जो आपने मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद आपके प्लानिंग के वाले से ये जो आपके पास है ना कोलंबो प्लान है, ठीक है जी, आपके पास है। और उसके बाद ये पाकिस्तान के जो है ना 5 ईयर्स प्लान सारे हैं, ये हमने पहले भी किए हुए हैं, यहाँ पे आप इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अब यहाँ पे जो आपने करना है कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन का आपने ये पहली लाइन जरूर याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिस्टिक। मिनिस्टिक का क्या मतलब है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि अपनी सर्विसेज आपने ऑफर करनी है किसी दूसरे की वेलफेयर के लिए। आप एज एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करते हैं, आप अपनी सर्विसेज देते हैं किसी बंदे के फायदे के लिए, किसी दूसरे बंदे की कंपनी को चलाने के लिए, उसको फायदा देने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज उसको आप ऑफर करते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये लफ्ज कहते हैं ये कहाँ से निकला है, ये लैटिन वर्ड और मिनिस्टिक से निकला है, ठीक है जी। ये आपके पास है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, education administration is process of integrating the efforts of personal land of utilizing appropriate material in such a way to promote effectively development of human qualities। ये क्वेश्चन है कि जो आपके पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये ह्यूमन क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए,
जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है ना, उनकी आपने जो बिहेवियरल चेंज है आपका जो इंसानों के ऊपर जो आपने काम करना है वो आपके पास होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ आता है, उसमें सबसे पहले आपके पास है ह्यूमन रिसोर्सेज। उसमें ह्यूमन में आपके पास होते हैं बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, कम्युनिटी आती है, पेरेंट्स आते हैं। फिर आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज में आपके पास स्कूल आता है, क्लासरूम आता है, बिल्डिंग्स आती हैं, उसके साथ आपके पास जो किताबें हैं, सारा कुछ जो एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ें उन सभी को आपने एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बताएं जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ आता है। तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में शायद सिर्फ स्कूल ही आता है, उसमें कम्युनिटी नहीं आती, उसमें पेरेंट्स नहीं आते, इसमें बिल्डिंग नहीं आती, सिर्फ वो किताबों की आता है कि इसको कन्फाइन कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में सारा कुछ आता है। यहाँ से आपने बात क्लियर कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बनेगा एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस में एक तो इनकी तरतीब आपने याद करनी है। सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होती है, प्लानिंग से पहले भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि ये अभी मैं प्लानिंग में आपको नीचे डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब प्लानिंग तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला जो आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, वो आपके पास प्लानिंग आती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर आपके पास डायरेक्शन आता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग, और फिर आपके पास आता है कंट्रोलिंग आता है, कंट्रोलिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो तरतीब के वाले से पूछ लेगा, बताएं जी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला काम क्या आता है, या जो ना ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या आता है, या ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है, ये पूछ लेगा। या वो पूछ लेगा बताएं मदरजा झैल में से कौन सी चीज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। इनमें से 3 देकर नीचे लिख देगा अलिफ बाब, तो आपने अलिफ बाब को कर लेना है, या उनमें से कोई एक देगा तो आपने उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद प्लानिंग आ गई जी। The key to efficient school administration is planning. Planning implies the working out of the broad outlines for the beginning to the end. While planning, school administration should clearly define the goals, prepare inventory of specific activity to be performed. ये नीचे प्लानिंग की सारी आपके पास क्वालिटीज लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो आपने जो भी अपने जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग बेसिकली क्वेश्चन आप इसका बार बार यही बनेगा, जो प्लानिंग होती है आपकी ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो भी आपने पहले अपने मकासद रखे हुए हैं, उन मकासद को ही हासिल करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। उसके बाद ये इस प्लानिंग के अंदर एक आपके पास आता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग ये टीचर के हवाले से आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बाज़-औक़ात बन जाता है। तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले आपके पास जो होता है ना जी, एक तो लेसन प्लानिंग की आप डेफिनेशन कर लें। लेसन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आउटलाइनिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ स्पेसिफिक क्लास और सेशन। मीन कि आपने जो भी किसी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आप सेशन पढ़ाने जा रहे हैं, उनको आपने क्या करना है जी, आउटलाइन बनानी है, उसकी आउटलाइन बनानी है। आपके लेक्चर की जो आउटलाइन है ना, जो आपने एक जो ना रिटन फॉर्म में भी उसको लेके जा सकते हैं, अपने माइंड में भी इसको सर्ट करके लेके जा सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ तरीके से भी आप अपने माइंड में बिठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, जिसको आप हार्ड फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। अपने माइंड में टीचर के माइंड में कोई प्लानिंग होती है कि आज ये क्लास में या ये जो सेशन है, जो मैंने आपको लेसन बच्चों को पढ़ाना है, वो आपने कैसे पढ़ाना है। ठीक है जी। फिर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के जो एलिमेंट्स है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जी, लेसन प्लानिंग का सबसे पहला क्या होता है, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आपके क्लियर एंड मेजरेबल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट शुड अचीव बाय द एंड ऑफ द लेसन, इसको हम जो ना आपके पास ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, वो आपने लाजमी क्लियर कर लेना है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के वाले से। ठीक है। और एम्स और गोल जो है ना, ये हमारे पास मेजरेबल नहीं होते, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है ये मेजरेबल होता है। मीन के जब भी आपने क्लास को पढ़ाना है, क्लास के पढ़ाने के बाद आपको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव आपने जो आपने टारगेट सेट किया था, जो आपने मकसद आपका था, वो आपको हासिल हुआ है कि नहीं। ठीक है जी। ये फर्क होता है ऑब्जेक्टिव में और एम्स में। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, इसमें आपके पास आ गया जी, ये है जी आपके पास सब्जेक्ट मैटर आ गया, मटेरियल एंड रिसोर्सेज आ गए, फिर इंट्रोडक्शन आ गया, इसको हम कहते हैं जी लाने सबक, भी इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास टीचिंग मेथड्स आ गए, उसको स्ट्रेटजीज कहते हैं। फिर आपके पास आ गया जी गाइडेड प्रैक्टिस, फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, फिर असेसमेंट एंड वैल्यूएशन, इसको हम फीडबैक बैंड पे कहते हैं। ठीक है जी। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, सस्मेटिव असेसमेंट, इसकी हम कल बात कर लिए, बड़ी डिटेल से कर लिए। ठीक है जी। और एंड पे आपकी रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं फीडबैक या होमवर्क भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जी लेसन प्लानिंग के एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं। अब यहां से आपके पास लेसन प्लानिंग के एलिमेंट की तादाद कभी भी नहीं पूछेगा, ये आपने बात क्लियर कर लेनी है। लेसन प्लानिंग के एलिमेंट्स की तादाद जो ना मुख्तलिफ जो ना राइटर्स ने मुख्तलिफ बताई है, कुछ 4 कहता है, कुछ 6 कहता है, कोई 8 कहता है। तो यहां से आपने सिर्फ ये बात याद करनी है कि लेसन प्लानिंग सबसे पहले एक तो आउटलाइन है जो भी आपने पढ़ाना है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव से,
ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से पहले ये रीकैप भी एक आता है। रीकैप मीन के इसको हम एलिसिटेशन भी कहते हैं। एलिसिटेशन मीन के बच्चों से उगलवाना, जो पीछे आपने पढ़ाया हुआ है उसको आपने रीकैप करवाना है। फिर इंट्रोडक्शन होता है जो आपने पढ़ाना होता है। फिर आपके पास क्या होता है, वो टीचिंग मेथड या एक्टिविटीज होती हैं जो जिसके जरिए आप अपना सबक जो है ना, जो आपका लेसन जो डिलीवर कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ आपने असेसमेंट करनी होती है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग लेसन आपने करनी होती है। फिर आपके एंड पे असेसमेंट होती है, उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और सबसे एंड पे आपके पास फीडबैक या होमवर्क वाला होता है। तो ये आपने इसकी बात क्लियर कर लेना। यही इन्हीं के नाम चेंज कर करके आपसे पूछेगा, तो ये आपने बात क्लियर कर लेनी। लेसन प्लानिंग के वाले से एक तो आउटलाइन है, और ये स्टार्ट होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, और एंड होता है जाकर फीडबैक या होमवर्क से, ठीक है। ये आपने बात क्लियर कर ली। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के ये पॉइंट चल रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट मेरे पास था जी प्लानिंग का था, ठीक है जी। प्लानिंग हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपके पास है और ऑर्गेनाइजिंग है, फिर डायरेक्शन है, फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग है। इनके सिर्फ नाम की आता क्वेश्चन आएगा, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% मैं लिख के देता हूँ आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जहाँ से क्वेश्चन आना वो मैं आपको लाजमी बात साथ साथ बताता जाता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन नहीं आना वहाँ पे आपको जो है ना फ्री में इतना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली चीज़ें आपके पास जो है ना इंटरव्यू के टाइम आपकी बातें काम आएंगी। तो जब इंटरव्यू की तैयारी हम करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम ये चीज़ें डिटेल के साथ इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब आपने इंटरव्यू में जाना है या आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाना है, तो वहाँ पे चीज़ें आपने ये आपको काम आती हैं। फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये आपने नहीं करना है, इसको आप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये आपके पास ये तो हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले हो गया। ये जो फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल्स के इसको फ्यूल्स भी पढ़ते हैं, फायोल्स भी, फेल, जो भी आप इसका नाम आप देख लें, FAYOLS, ठीक है जी। फ्यूल्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूल्स ने मैनेजमेंट के कितने पॉइंट्स दिए थे। तो फ्यूल ने मैनेजमेंट के 14 पॉइंट्स दिए थे। ये क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ इसकी तादाद पूछता है, किसके कितने पॉइंट थे, 14 पॉइंट्स है। फ्यूल्स की मैनेजमेंट थ्योरी के कितने पॉइंट थे, 14 पॉइंट थे। या मैक्सिमम इन पॉइंट्स के सिर्फ नाम एक दफा पढ़ लें। डिवीजन ऑफ लेबर अथॉरिटी, और उसके बाद आपके पास आ गया जी डिसिप्लिन आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सिर्फ इनके नाम की हद तक देख लें। इसके अलावा यहाँ से ये पूछता है, वो कभी कभार ये इक्विटी को पूछ लेता है। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क क्या होता है? इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क वो कभी कभार पूछ लेता है। इक्विटी होता है जी जरूरत के मुताबिक सबको देना, और इक्वालिटी होती है सबको बराबर देना। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बच्चे बैठे हैं और आपके पास 40 मिनट का पीरियड है, तो आप इंसाफ का तकादा ये है कि हर बच्चे को 4-4 मिनट आएंगे, 4-4 मिनट हर बच्चे को आएंगे, ठीक है जी। अगर आपने टाइम अपना जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है या इसको तकसीम करना है। लेकिन इक्विटी का तकादा क्या है? इक्विटी ये कहती है कि अगर पहले बच्चे को आपका जो सबक है वो 4 मिनट में समझ आता है, उसको 4 मिनट दें। किसी बच्चे को 1 मिनट में समझ आ जाती है तो उसको 1 मिनट दें। किसी बच्चे को 10 मिनट लगते हैं तो उसको 10 मिनट दें। मीन के अकॉर्डिंग टू नीड, अगर आप अकॉर्डिंग टू नीड चलते हैं तो आप मीन के उसकी ज़रूरत के मुताबिक सबको आप टाइम दे रहे हैं या कोई चीज़ उनको दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको हम इक्विटी कहते हैं। मीन के सबकी ज़रूरत को पूरा करना। और एक होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि आपने जिसके पास जो भी है आपने उसको पूरा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपया है तो आपने 5 बच्चों में तकसीम करना, तो सबको आप 20-20 रुपये दे देंगे, आपके पास इक्वालिटी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको 10 की ज़रूरत है, किसी को 30 की ज़रूरत है, किसी को 25 की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप देंगे तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी, ठीक है, ये आपने बात क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आपके पास जो है ना जी, ये आपके पास ये बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, ये थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है जी। द थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एल्टन मेयो, ठीक है। ये इनके नाम सिर्फ हमने याद करने हैं। एक तो कि बिहेवियरल थ्योरी किसने दी थी, डेमोक्रेटिक किसने दी थी, ठीक है जी। और जो है ना ये ब्यूरोक्रेटिक किसने दी थी, ये आपने इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके पास ये सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेटिक क्या कहता है जी, थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर। जो मैक्स वेबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने। यहाँ पे एक और भी आनी थी, उसको हम कहते हैं जी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है जी। अब ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है जी, ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है जी जनाब, आपके पास है जी यह है कि आपका जो ऑफिसर होता है ना, ऑफिसर ने अपने नीचे वाला जितना भी उसका स्टाफ होता है वो सारा उसके अंडर होता है, और उसने उनके ऊपर हुक्म चलाना होता है। जो ऑफिसर होता है वो ऑल अथॉरिटी होता है। लेकिन जो आपके पास जो उसके पास होती है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी होती है। डेमोक्रेटिक में ये होता है कि आपने डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत के साथ चलना होता है। सभी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे की राय का एहतराम किया जाता है।
ब्यूरोक्रेटिक में किसी की राय का एहतराम नहीं किया जाता, बल्कि जो ऊपर से हुक्म आता है उसको आपने फुलफिल करना होता है, अमल करना होता है। एक होता है सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट होता है कि आपने सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह लेकर चलना होता है। मीन कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मोटरसाइकिल एक सिस्टम समझे, तो मोटरसाइकिल का अगर एक पहिया खराब है तो सारा का सारा मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा। अगर मोटरसाइकिल का पहिया ठीक है तो एक चैन खराब हो जाए तो समझे कि वो भी खराब हो गया। जब चैन भी ठीक है, उसका पहिया भी ठीक है, इंजन खराब हो जाता है फिर भी खराब हो जाएगा। मीन्स के सिस्टम सारे को आपने सारे के सारे सिस्टम को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर लेकर चलना होता है। आपने इस तरह से सिस्टम चलाना होता है कि अगर कोई एक बंदा फेल हो गया तो दूसरा जो है ना उसको जब तक उसको साथ में लेकर चलते दूसरा वो साथ चल ही ना सके। ठीक है, इसमें लेग पुलिंग वगैरह फिर खत्म हो जाती है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी टास्क ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में के टास्क कौन कौन से हैं, तो ये सिर्फ इनके नाम की हद तक आपने याद करना है कि इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, और उसके बाद आपके पास होता है स्कूल एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट होती है, फिर आपके पास मैनेजमेंट ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल की टाइप्स आपने याद कर लेने, क्वेश्चन पूछ लेगा, यहां से पूछता है वो कि टाइम टेबल की टाइप्स कौन सी है। आपके पास कंसोलिडेटेड टाइम टेबल जिसमें सारे के सारे स्टाफ का टाइम टेबल होता है, फिर क्लास टाइम टेबल होता है जिसमें एक क्लास का टाइम टेबल होता है। कंसोलिडेटेड में होता है कि सारे के सारे स्कूल का, सारे के सारे टीचर्स का, सारी सारी क्लासों का एक ही पेज के ऊपर टाइम टेबल जो बना होता है। एक होता है क्लास का टाइम टेबल मीन का जिसमें सिर्फ एक क्लास का सेपरेट टाइम टेबल होता है। एक होता है जी गेम टाइम टेबल, करिकुलर होम यानी और ये वेकेंट पीरियड टाइम टेबल। एक होता है टीचर टाइम टेबल। टीचर टाइम टेबल है कि हर टीचर के पास टाइम टेबल होता है कि आपने सारे दिन में कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सा आपने पीरियड पढ़ाना है, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन आमतौर पर टाइम टेबल की टाइप्स में से ये कंसोलिडेटेड टाइम टेबल ही पूछता है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आएगा जी स्टाफ मैनेजिंग। यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनना है वो आप ये ना रिकॉर्ड, ये जो आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्टर्स है ना, ये पीपीएससी में पूछता है, वो एफपीएससी में नहीं पूछता इनको आमतौर पर। ठीक है जी, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन याद करने हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो है जी आपके पास ये है जी आपके पास है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर। टीचर एज प्रोफेशन। ठीक है जी, वो अपने प्रोफेशन के वाले से, टीचिंग के वाले से क्या कुछ उसके एक्सपेक्टेशन की जाती हैं। टीचर एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर रेफरेंस विद कम्युनिटी, ये तीनों पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन वो बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपने क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये नीचे मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपके पास जी ये लीडरशिप थेरीज। लीडरशिप थेरीज में आपके पास ये है जी, एक तो ये आपके पास है लेज फ्रेज। लेज फेरी जो है ना, इसका मतलब होता है जी लेट पीपल व्हाट दे विश। जो बंदा जो करना चाह रहा है उसको वो करने दे। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट आपने अच्छे तरीके से चलाना है तो जिस बंदे का जिसमें उसकी इंटरेस्ट है उसको वो करने दें तो वो अच्छे तरीके से चलाएगा। यहाँ यही बात आपने याद करनी है। उसके बाद आपने जो बात क्लियर करनी है वो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी जो उसमें आपके पास थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है, थ्योरी जी है, साइंटिफिक थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक ह्यूमन, तो ये तो ऊपर हो गई है, सिस्टमैटिक थ्योरी सारा कुछ हो गया। ये एक्स वाई जी थ्योरी आपको मैं बता देता हूँ। एक्स थ्योरी क्या कहती है? एक्स का मतलब होता है क्रॉस का मतलब होता है किसी को कोई माफी नहीं है। मीन के एक्स थ्योरी ये कहती है कि जनाब जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके मातहत हैं, उनको आप माफी नहीं बिल्कुल भी देनी, उनके ऊपर पूरा उनको स्ट्रिक्ट रखें और उनको बिल्कुल ज़हनी तौर पर परेशान करके रखें। उनको यही हो कि अगर मैंने थोड़ी सी गलती की तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे पनिशमेंट हो जाएगी, मुझे जुर्माना हो जाएगा। और थ्योरी एक्स का ये मानना है कि जो इंसान है ना, जो भी आपके पास है, वो डिसलाइक वर्किंग, वो काम करना नहीं चाहते हैं। और बाय बर्थ ही बंदा जो है ना, इंसान जो है वो जो ना काहिल है, वो काम करना नहीं चाहता, वो काम से भागता है, काम चोर है। ठीक है जी, तो ये अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नीदर डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्स का ये मानना है कि जो एम्प्लॉय होती हैं वो खुद ब खुद काम नहीं करते जब तक उनके ऊपर जनाब आप सरदर्द नहीं रखते, उनके ऊपर तलवार नहीं लटका के रखे, उनके ऊपर जनाब जो छोटी छोटी बातों की उनको सजा नहीं देते, तब तक वो काम नहीं करते। लेकिन थ्योरी वाई जो है ना, थ्योरी वाई कहती है जनाब आप जो ये उसके उलट है। थ्योरी वाई कहती है कि जब तक आप अपने एम्प्लॉय को ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं ना करेंगे तब तक आप उससे काम नहीं ले सकते। आप उनको जो है ना आप डंडे के जोर पर या पनिशमेंट के जोर पर उनके हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आप काम ले लें, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकती। आपके एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? उसको मेंटली सेटिस्फाई रखना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद आकर थ्योरी जी उससे भी आगे जाती है। थ्योरी जी ये कहती है कि जनाब आप अपने एम्प्लॉय को जब तक उसकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं ना देंगे,
जॉब की सिक्योरिटी नहीं देंगे, तब तक आप जो है ना उससे काम अच्छे तरीके से नहीं ले सकते। आप उसकी सैलरी भी फिक्स करें, उसको सैलरी के वाले से कोई मसला ना हो कि अगर मेरी एफिशिएंसी ठीक ना हुई तो मेरी सैलरी कम आएगी या ज़्यादा आएगी। आउटपुट बेस्ड आपके पास सैलरी नहीं होनी चाहिए। और जो आपके पास जो जॉब है उसको पक्का एग्रीमेंट कर लें, 60 साल तक या 70 साल तक या 50 साल तक आपकी जॉब पक्की है, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। जब उसको अच्छे तरीके से आप मेंटली सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। आजकल हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो ये थ्योरीज ही के ऊपर अमल दरामद करते हैं कि 60 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपके पास साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है जी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको साइंटिफिकली लेकर चलें, और जो आपके पास एम्प्लॉई है उसकी जो तनख्वाह है, उसको जो सैलरी है, उसको आउटपुट के साथ आप क्या कर दें, उसको लिंक कर दें, आउटपुट बेस्ड करते हैं। जितना को काम करेगा उतनी ही उसको पे मिलेगी। अगर वो कम काम करेगा उसको कम पे मिलेगी, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पे मिलेगी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। ठीक है जी। और उसके बाद फ्यूल के 14 पॉइंट्स मैंने पहले आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए। और उसके बाद ये आपके पास आ गया जी ब्यूरोक्रेटिक जो ना, ये आपके पास आ गया जी मैक्स वेबर की है थ्योरी, इनके नाम आपने याद करने हैं। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, ये यहाँ पर सिर्फ इनके नाम आपने देखने, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। उसके बाद ये आपके पास ये आपने याद करनी है ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी। ठीक है जी। और उसके बाद कॉन्टिनेंसी थ्योरी, ट्रांसकेशनल थ्योरी लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये लीडरशिप के वाले से जो है ना आपके ये बात क्लियर करनी है। एक आपके पास है ग्रेटमैन थ्योरी। ठीक है जी। तो ये इनकी सिर्फ आपने ये पैराग्राफ पढ़ने ही है, इसके अलावा इनमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि मुश्किल हो, सिर्फ आप इनको पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान आसान है, ये ना कि ये कि सर शायद जान छुड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लेक्चर लंबा करने का मकसद नहीं है, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें, सिर्फ पैरा पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यह है कि आपको बता दूँ कि कौन कौन सा पैरा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने क्लियर करनी है। और बेसिकली आपका जो काम है यहाँ से स्टार्ट होता है वन लाइनर डाटा से। तो वन लाइनर आपने अच्छे तरीके से याद करना है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना एजुकेशन मैनेजमेंट थ्योरी और साथ जो आपके इंग्लिश का 3rd लेक्चर है ना उसका टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।